आप बेटे ध्यान देंगे सभी आप। जो आपका माइनर टेस्ट था, टेस्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 41 है अपने पास। और 41 के अंदर आप लोग ध्यान देंगे, द HCF of two number each having 3 digit is 17। टू नंबर्स का जो HCF है हमारे पास वो 17 के इक्वल है। देयर एलसीएम इज 714 और उनका जो एलसीएम है वो हमारे पास 714 के इक्वल है। क्लियर है? इसके बाद ये कह रहा है इसके अंदर सम ऑफ द नंबर्स विल बी, जो टू नंबर्स गिवन है वो आपके पास 3 डिजिट नंबर्स है। कैसे नंबर्स है भाई हमारे पास? 3 डिजिट्स नंबर है। क्लियर है? तो यहां से आप लोग इसके अंदर ध्यान देंगे कि HCF अगर आपके पास 17 है तो लेट PX फर्स्ट जो नंबर है मैं उसको यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं और वो अपने पास हो गया 17X। सेकंड जो नंबर है उसको मैंने QX से अज्यूम कर लिया और वो आपका बन गया यहाँ पे 17Y। फर्स्ट जो नंबर है वो आपके पास यहाँ पे बन गया कितना? 17X हो गया, तो सेकंड नंबर है 17Y। क्लियर है? ये यहां से आप लोग इसके अंदर ध्यान देंगे कि आपको 3 डिजिट जो नंबर है वो लेना है। उसके लिए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि PX इंटू में QX इज इक्वल्स टू HCF इंटू में LCM के इक्वल होता है। यहां से अपने पास PX की बात करूं तो मैं 17X है, QX की बात करूं तो 17Y है, HCF हमारे पास 17 है और LCM 714 के इक्वल है। और आप लोग यहाँ पे अगर इसके अंदर 17 से डिवाइड करोगे तो ये 17 पे डिवाइड हो गया। नेक्स्ट को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68 और ये आपके पास बन गया 2 पे। क्या बना बेटे आपके पास? x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 42 आ गए। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि x इंटू वाई है वो हमारे पास 42 के इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, 42 के फैक्टर्स करोगे तो 1 इंटू में 42 हो सकता है हमारे पास, 2 इंटू में 21 हो जाएगा, 3 इंटू 14 हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास 6 इंटू में 7 होगा। क्लियर है? x की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो अपना नंबर 17x है, 17 बनेगा, 3 डिजिट नंबर नहीं बना, ये रिजेक्ट हो गया भाई 1। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूं तो 2 सेलेक्ट करने से ये 34 बनेगा और 34 बनेगा तो 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट करता हूं तो 17 3 जा क्या बना भाई? 51। 51 बना तो भी आपके पास 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर 6 लेता हूं तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 बन गया। जब x की वैल्यू 6 वैलिड है तो y की वैल्यू 7 और चेक कीजिए। तो यहां से अपने पास आप ध्यान देंगे बेटा कि 17 को आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 119। क्वेश्चन में फाइंड क्या करवाया हमसे? सम x प्लस वाई है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बन गया 102 प्लस 119। अब इनको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपके पास बन गया 221। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये वैल्यूज आप जितनी भी लोगे उन सब पे आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा। केवल किसकी वजह से? 3 डिजिट जो नंबर आपके पास बताया गया है उस 3 डिजिट नंबर की वजह से ये सारी वैल्यू रिजेक्ट हो रही। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन?
नेक्स्ट है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 42। 42 में ये कह रहा है 451 एंड 607 टू नंबर्स गिवन है हमारे पास, और ये टू नंबर्स आपसे कह रहा है आर डिविजिबल बाय ए नंबर एंड वी गेट सम रिमाइंडर इन बोथ दी केसेस, सेम रिमाइंडर इन बोथ दी केसेस। ये कह रहा है कि 451 को और 607 को डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है इसमें फाइंड ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स अदर देन 1। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, 1 है वो नॉट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, 1 को आपको शामिल नहीं करना है। आप क्लियर है? तो यहां पे लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए 451 को मैं अगर a से डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं 451 को अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, वो Q1 पे डिवाइड हो गया, क्योंकि दो लेने, एक को Q1 ले लें, एक को Q2 ले लें, तो रिमाइंडर हमारे पास R आ गया। तो आप इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? यहाँ पे AQ1 प्लस R लिख सकते हो। रिमाइंडर सेम कह रहा है, रिमाइंडर सेम कह रहा है, तो यहां से R की वैल्यू फाइंड कर दो आप, और R की वैल्यू फाइंड करोगे तो 451 माइनस A इंटू Q1 इज इक्वल्स टू R हो गया। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड नंबर आपका 607 है, और 607 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं किससे भाई? ऐसे ही आपको तो डिवीजर तो सेम ही लेने हैं यहाँ पे, तो ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन डिवाइड जरूरी नहीं है कि Q1 पे होगा। क्वोशेंट है उसको मैंने किससे लिख दिया यहाँ पे? Q2 से लिख दिया। तो ये आपके पास बन गया, इसका रिमाइंडर है वो क्या आ गया भाई? R आ गया। क्लियर है? ऐसा करने से आप 607 इज इक्वल्स टू AQ2 प्लस में R लिख सकते हो। यहां से अगर R की वैल्यू मैं फाइंड करूं तो क्या बनेगी बेटा? 607 माइनस में AQ2 इज इक्वल्स टू R, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से राइट हैंड साइड जब इनकी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी? इक्वल। और लेफ्ट इक्वल होगी तो यहां से क्या बना हमारे पास? 451 माइनस AQ1 इज इक्वल्स टू 607 माइनस में AQ2, ऐसा ही होगा। उसके बाद यहां से मैंने क्या किया, AQ2 को इधर ले आओ या AQ1 को आप उधर ले जाओ, ठीक है ना? यहां से अगर ऐसा करते हैं या सभी टर्म्स को वन साइड भी रख लेते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू 607 माइनस 451, सब्ट्रैक्ट करो क्या बना हमारे पास? 607 में से 451 को सब्ट्रैक्ट करें 156 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहां से अपने पास ये बन गया माइनस का AQ2 प्लस का AQ1। ए को यहां से हम लोग कॉमन भी ले लो। क्लियर? या फिर ऐसा कर लो 156 को उधर रख लो, इन सब को इधर ही ले आओ, ए को कॉमन ले लिया, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 156 आ गया। ए इंटू में आपके पास बन गया Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 156 आ गया। यहां से क्या मिला आपको कि जो 156 आपके पास जो आ रहा है, ये जितने इसके फैक्टर्स बनेंगे उन सब से आपके पास ये नंबर डिवाइड होंगे और रिमाइंडर सेम आएगा। आपसे क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करवा रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल डिवीजर अदर देन 1, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स कर दो आप, क्या क्या बनेंगे भाई? मतलब डिवीजर के लिए इसके फैक्टर्स कर दो आप, इसके फैक्टर्स करोगे तो 1 इंटू में 156 हो गया। नेक्स्ट क्या, ये 2 से डिवाइड करता है, 2 इंटू में 78 बन गया, 3 से भाई, 3 से बन गया
52 बेटे, 53 नहीं। नेक्स्ट 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 से डिवाइड किया तो 39 पे। 5 से, 6 से हो रहा है, तो 6 से करोगे तो कितने पे हो गए? 26। 6 के बाद नेक्स्ट 7 से, 8 से नहीं हो रहा, 8 के बाद 9 से, 9 के बाद 10 से, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 12 से कितने पे डिवाइड हो रहा है? 13। तो इससे आगे तो और बनेंगे नहीं हमारे पास। तो यहां से आप काउंट करो, ये सारे के सारे इसके क्या है? डिवीजर है भाई हमारे पास। और ये सारे इसके डिवीजर है, तो ध्यान दीजिए 1 है, इसको शामिल करना नहीं है आपको, लिखा हुआ है अदर देन 1। 1 को आप लोग छोड़ दें यहां से। 1 को अगर छोड़ देते हैं तो क्या क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनके वो डिविजर जहां पे रिमाइंडर आपके पास सेम आएगा, वो आपके पास कितने बनेंगे? 11 बनेंगे। तो यहां से आप लोग इसके अंदर चेक कर सकते हो कि आपके पास जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। जिस भी बच्चे का पेपर मेरे पास है उसने सी को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर वो 1 को भी यहाँ इंक्लूड करता तो भी बेटा 12 ही बनना था, 13 तो नहीं आता, जबकि लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल इजी है, आपको करवाया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है हमारे पास। फोर्टी थ्री में आपसे कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 रेज टू द पावर 50, 4 रेज टू द पावर 40, 5 रेज टू द पावर 30 और 6 रेज टू द पावर 20। इनमें से आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो बताना है। तो मैंने आपको यही कहा था कि इनकी जो पावर्स आपके पास है उन पावर्स का आप एलसीएम ले लीजिए। जितने भी ये पावर गिवन है इन पावर का क्या ले लो आप? एलसीएम। तो एचसीएफ क्या लेंगे? एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या बना भैया आपके पास? क्या बनेगा एचसीएफ इनका? 10 बनेगा। तो 10 एचसीएफ अगर रखोगे तो इन नंबर्स को आप लिख सकते हो 3 रेज टू दी पावर 5 ऑल रेज टू दी पावर 10। ऐसे ही नेक्स्ट को आप लिख सकते हो 4 रेज टू दी पावर 4 ऑल रेज टू दी पावर 10, 5 रेज टू दी पावर 3 ऑल रेज टू दी पावर 10। और नेक्स्ट आपके पास यहां से बन गया 6 रेज टू दी पावर 2 ऑल रेज टू दी पावर 10। क्लियर है? ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 5, 243 होल रेज टू दी पावर 10। सेकेंड नंबर 256 होल रेज टू दी पावर 10 और 5 रेज टू दी पावर 3, 125 होल रेज टू दी पावर 10, 6 रेज टू दी पावर 2, 36 होल रेज टू दी पावर 10। क्लियर है भाई? ऐसा करने के बाद अब आपसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करवा रहा है, सबकी पावर इक्वल है हमारे पास, तो जिसका भी बेस ग्रेटर होगा यहाँ पे वही आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटर बेस में कौन सा है? तो ये नंबर किससे रिप्रेजेंट किया गया है? 4 रेज टू दी पावर 40। यहाँ पे आपके पास 4 रेज टू दी पावर 40 मीन्स ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का आप में से गलत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवाने से इस क्वेश्चन में तो आपको 100% बेनिफिट मिला है ही है। और अब भी ये किसी बच्चे ने इसको गलत किया है तो बेटा फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ता हूं, तो आपका क्वेश्चन नंबर है 44। 44 में ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 8 रेज टू द पावर 123
माइनस 8 रेज टू द पावर 122 माइनस 8 रेज टू द पावर 121 into 3 raised to the power 223 minus 3 raised to the power 222 minus 3 raised to the power 221। अब इतनी पावर्स को सोल्व करना तो कोई पॉसिबल है नहीं भाई कि हम लोग इजीली इसको सोल्व कर पाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। इनमें सबसे इजी एक ही ऑप्शन है, जो पावर कॉमन आ रही है उतना कॉमन ले लो आप। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो 8 रेज टू द पावर 121 कॉमन आ गए। अब 123 में से 121 को कॉमन ले लोगे तो 8 रेज टू दी पावर 2 रह गया, माइनस 8 रेज टू दी पावर 121 कॉमन ले ली तो 8 रेज टू दी पावर 1 रह गया, और माइनस में ये कंप्लीट कॉमन ले लिया तो 1 रह गया ना कि 0, क्योंकि 0 को रख लोगे तो अंदर लेके आओगे तो फिर 0 तो बक्सेगा नहीं भाई, 0 ही बना देगा यहाँ। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर देख पा रहे हो 3 रेज टू दी पावर 221 है वो कॉमन ले ले, और 3 रेज टू दी पावर 221 कॉमन ले लोगे तो 3 रेज टू दी पावर 2 माइनस 3 रेज टू दी पावर 1 माइनस में 1 रह गए। जितना कॉमन लिया है उसकी वैल्यू भी है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल नेग्लेक्ट है। हाँ, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है तो 3 रेज टू दी पावर जितनी भी है वो तो नेग्लेक्ट सी हो रही, क्योंकि जीरोज बनने के लिए तो 2 की पावर और 3 उसकी 5 की पावर है वो हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 8 रेज टू दी पावर 121 इंटू 3 रेज टू दी पावर 221 इंटू में 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 लिख दो। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में 4 लिख सकता हूं। क्या बना अपने पास 8 रेज टू दी पावर 121 इंटू 3 रेज टू दी पावर 221 इंटू 64 माइनस 9 55 आ गया हमारे पास, और इंटू में 9 माइनस में 4 क्या बन गया यहाँ पे 5 आ गया। तो आप लोग यहाँ से देखिए 8 रेज टू दी पावर 121 इंटू 3 रेज टू दी पावर 221 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 5, आप लोग इसको ऑब्जर्व करोगे तो 5 रेज टू दी पावर 2 है इस कंप्लीट में, और जो 8 रेज टू दी पावर 121 है ये नंबर तो हमारे पास 2 रेज टू दी पावर 3 होल रेज टू दी पावर 121 है। 2 की पावर तो काफी ज्यादा है लेकिन 5 की पावर तो ओनली कितनी है 2 है, तो 2 और 5 की जो मिनिमम पावर कॉमन बनेगी उतनी आपके पास नंबर ऑफ जीरोज बनेगी। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे हमारे पास लास्ट के अंदर वो बनेंगी कितनी बेटे 2 बनेंगी। तो यहाँ जो 2 का ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन था। कर लेंगे इसको, ये किसका इशू का पेपर था है? भाई साहब ने मतलब जीरो एंड के अंदर जीरो बना रखी है। बट ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था कि हम लोग नहीं कर सकते, अपने लेवल का नहीं है, आपके सामने है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। जैसा गिवन था वैसा ही इनसे कॉमन लेकर इसको आगे सोल्व किया है। नेक्स्ट अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 25200 एक्सक्लूडिंग यूनिटी। अब की बार भी लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग यूनिटी मीन्स 1 को इंक्लूड नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ऐसे केस के लिए क्या करोगे आप इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो, 25200 के प्राइम फैक्टर बना लो, कितने क्या कुछ बनेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है किस पे भाई 12600, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6300, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, यही बनेगा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 2 5, क्या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1, 3
3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ गया, 22 बन गया, 7 पे डिवाइड हो गया 5 पे, फिर हो रहा है क्या 3 पे डिवाइड, नहीं हो रहा, 5 पे हो रहा है, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 और 5, फिर से 5 पे डिवाइड हो रहा है 7। क्लियर है? तो आप यहां से लिख सकते हो 25200 को 1 2 3 4 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू में 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू में 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू में 7 रेज टू दी पावर 1। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आपसे नंबर ऑफ डिवीजर फाइंड करवाता है, ध्यान दीजिए बेटा, जो नंबर ऑफ डिवाइजर आपके पास जो बनेंगे वो क्या बनते हैं, इनकी जो पावर्स आती है उनमें +1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगी। फर्स्ट वाले की पावर कितनी है 4, तो 4 प्लस में 1। सेकंड वाले की पावर कितनी है 2, तो प्लस में 1। थर्ड वाले की पावर 2 है तो 2 + 1। फोर्थ वाले की पावर 1 है तो 1 + 1 आ गया। यहां से अगर सोल्व किया जाए तो ये बनेगा 5 × 3 × 3 × 2, क्या कितना बना 90। ये 90 में 1 भी इंक्लूड है। यहां जो 90 हमारे पास बना है उस 90 में यूनिटी है वो इंक्लूड है, यूनिटी एक्सक्लूड कह रहा है। तो यहाँ यूनिटी को अगर एक्सक्लूड कर रहे हो आप लोग तो आपके पास बनेगा 90 - 1 = 89। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन 89 भी है 90 भी है, तो 89 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। यहाँ से बेटे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इसको जरूर ध्यान रखें। हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे, उनमें ऐसा सीखने को हमें कहीं नहीं मिला था। कर लेंगे इसको। मन का ऑप्शन 1। आंसर नहीं आया क्या? चल रहा है, बंद है, कैमरा तो ऑन है। ये लो, ये कितना लगाने भाई, लगाते। रियो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है रेहान से? बैठ जाओ। अच्छा है सर। अच्छे आ जाता स्कूल में। हेल्थ आवाज साफ नहीं आ रही बेटे। आप बड़े बोलते हो सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, ओपन योर बुक हिस्ट्री and lesson nationalism in India, and almost frequency of test increase, and almost each and every Monday you got your test. So it means on next Monday another test for NTSC, and almost you and each student get the syllabus मिल गया होगा जो आपका नेक्स्ट में आना है। तो वी आर गोइंग विद नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑब्वियसली वी रीड हाउ नेशनलिज्म, बेटा ये बात नहीं, हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप। It was too different than our compatriots or means European societies. Almost there, we saw that different countries group together and help each other to recognize as nation state. But in our country, different sections of society participated in it. First of all, during nationalist struggle, different sections of society means either rich and poor,
each and everyone oppressed by Britishers, either peasant or landlord or government servant. So we read up to first decade of 20th century. In our previous books, almost we came to know that how Swadeshi movement triggered with an event named as Swadeshi movement triggered as in which year Swadeshi movement started? Very good. By which event it was triggered with? Very good. क्या चीज? बोलो बोलो शाबाश. अरे ये तो सिंपल लैंग्वेज है. स्वदेशी मूवमेंट ट्रिगर्ड विद मतलब किस घटना से शुरू हुआ था? ट्रिगर्ड विद इवेंट एन इवेंट ऑफ बंग बंग मूवमेंट, जनरली नोन एज बंग बंग मूवमेंट. ठीक है. द पार्टीशन ऑफ बंगाल, (1905) by Curzon, and we know that Bengal was a rich province either politically or economically, and grouped together against Britishers. We know that the Congress first president also hailed from Bengal state, Umesh Chandra Banerjee, and earliest leadership of Congress, Umesh Chandra Banerjee, Surendranath Banerjee, Surendra Mohan, all belong to Bengal. And Britishers divide Bengal into two states, East and West. In 1905, people reacted against it. And finally, in 11, first time Britishers unhurled their act. Means उन्होंने जो कानून बनाया था वापस लिया. यानी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था 11 में वापस लिया, बंगाल को एक कर दिया, दोबारा लाइन हटा दी और shifted their capital from Kolkata to Delhi. ठीक है. ये इतना जबरदस्त मूवमेंट था कि पहली बार अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वापस लिया. अदरवाइज तो हम जितना सारा पढ़ा, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत सारे बिना मतलब के कानून थे. रोल टैक्स पढ़ेंगे, an act in which any person can be imprisoned for 2 years without any trial. जैसे खड़ा हो भाई यीशु, और यीशु को लेके 2 साल के लिए अंदर ठोक दिया, पूछा ही नहीं तू कौन है, कहां से आया, क्या जुर्म किया, नहीं किया, बैठो. ये कानून था. 2 साल के बाद में हो सकता है वो भूख से ही चला जाए बेचारा. हो सकता है 2 साल तक तो वो भाई भूख से भी चला जा सकता है. उसके बाद पूछेंगे तू कौन है भाई, 2-4 डंडे सब ठोक देते थे. आर्म्स एक्ट में जनरली हमने देखा, अभी अपना क्रॉपिंग सीजन ऑफ हो रहा है, खरीफ, दराती बागड़े लेके खेतों में जाते हैं. अरे बोले तू तो हथियार लेके जा रहा है. ये तो हथियार थे. ये हमारे हथियार हैं क्या? अब खेत में हम काम किसी करेंगे और ये भी ना ले जाएंगे तो. ये था आर्म्स एक्ट. यानी कि कोई भी आपके हाथ में कुछ भी है, बोले आर्म्स एक्ट. आज भी हथियार के नाम पे हमारे तुम्हारे घर में कुत्ता भगाने के लिए शायद लाठी भी ना मिले, टाइम पे ढूंढते हैं तो एक्ट है नहीं है. हथियार आज भी नहीं है 21st सेंचुरी में. उस जमाने में तो इतने भोले लोग थे, खाकी ड्रेस देख के ही भाग जाते थे. आज बने हैं दुबे जैसे. बोला तेरे को हम देखते हैं. पहले तो पुलिस की ड्रेस देख के लोग भाग जाते थे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो हमने पढ़ा कि 1910 तक की कहानी हमने पीछे पढ़ लिया है, आइदर 8th और 9th. तो 8th में जो आपका 11th 12th लेसन है एनसीईआरटी का, वो दोबारा से देख लेना. उसमें बहुत सारी इवेंट्स हैं, वो हमें काम आ जाएंगे. ठीक है. अभी 10 के बाद आप शुरू करते हैं इस लेसन में. 2 बड़े मूवमेंट हैं हमारे सामने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इन सभी के बीच में बापूजी भी हैं. तो इन 1915 ये क्या चल रहा है, मैथ का ही चल रहा है क्या? अच्छा यहाँ आऊंगा तब फोटो आता है और कहीं फोटो नहीं आता. ये कैमरा चालू तुम्हारा? अच्छा शाबाश. तो 1915 बापू केम टू इंडिया एंड डेट इज जनरली नोन एज एनआरआई डे. ठीक है.
बापूजी successfully registered Britishers in South Africa against Satyagraha movement, and the Satyagraha idea he introduced first in South Africa. अगर आपका क्वेश्चन आता है सत्याग्रह कहाँ शुरू किया सबसे पहले, तो साउथ अफ्रीका. Then in India he toured extensively and launched 3 Satyagraha movement. First in 1916 against indigo planters, 4 indigo peasants, against oppressive system of Britishers to plant indigo. We read in our 8th book that in 1 bigha of land it requires almost 2 pairs of oxen, and 1 bigha means almost today's generally our जो हम खेत बोलते हैं 4th part known as bigha, यानी आज जो हमारा खेत है उसका चौथा हिस्सा 1 बीघा, यानी कि 4 बीघा का एक खेत. ठीक है, तो उतना के लिए 2 जोड़ी बैलों का जरूरत. अब 2 जोड़ी बैल के लिए मतलब कितना खाना हो गया आप साल का, जस्ट इमेजिन. 2 हल भी चाहिए, उसे 2 आदमी भी चाहिए उनके पीछे पीछे. और जो फाइनेंस लैंड होता था उस पर इंडिगो लगाया जाता. आपने पढ़ा नहीं 8th में, वो सीन भी ध्यान आ रहा होगा आपको किस प्रकार से जो इंडिगो बीटर्स होता था, एक लठ लेके खड़ा है संजू जैसा मोटा ताजा पहलवान. Almost he spent daily 10 to 12 hours in water. We just wear socks, and after evening when we get rid of socks, almost you look your feet. कितना महसूस होता है सॉक्स से ही आपके पैरों में. और जो आदमी लगातार पानी में खड़ा होता तो उसका हाल ही सोच के हम वो महसूस होता कितना उनको कितना होता होगा. ठीक है, तो वो 16 में था चंपारण मूवमेंट. नॉर्थ बिहार में है, मैप में भी आपका मार्किंग में आ सकता है, आता है. ठीक है, 17 4 peasants in Kheda district against the revenue demand, and 18 against cotton mill owners, 4 cotton mill workers. तो these 3 सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेस थे बापू के. And with the embedded of this success, Gandhiji want to launch broad-based movement against the proposed Roll Act, in which Britishers passed an act that any person can be imprisoned for 2 years without trial. अपनी उनका अलग है ना, तो उस कानून के खिलाफ शुरू करते हैं. और वेरी फर्स्ट फिगर में आपका दिखा रखा है कि हड़ताल स्टार्टेड. ठीक है, और इतना पैराग्राफ में आपके बहुत सारे इवेंट्स आगे पीछे पूछे जा सकते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ठीक, आगे बढ़ते इसके साथ में आपकी फिगर में दिखाई दे रहा है. फिगर 1 में देखिए राम भरोसे हिंदू होटल. अगला लेसन है बिट्टू, अगला लेसन है बिट्टू, बिट्टू थर्ड लेसन, थर्ड लेसन, थर्ड लेसन. हे भगवान, इससे पीछे गई फोटो उस तरफ. और पीछे चल, ये देखो राम भरोसे हिंदू होटल मिल गया. खाना पीना खा लेना अपना सैनिटाइजर के साथ. ठीक है, हैंड वॉश करके आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मिल गया राम भरोसे हिंदू होटल. चलो, तो ये काफी सक्सेस मूवमेंट थे बापू के. और इनके बाद फिर बापू ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 19 वाला. और इसके साथ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से खिलाफत एक इशू मिलता है जिसमें बापू को लगा कि भैया हिंदू मुस्लिम दोनों को एक किया जाए. खिलाफत कमेटी बनाई जाती है मार्च 19 में, खिलाफत कमेटी मार्च 19 में. और खलीफा हेड ऑफ टेम्पल पावर्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जो दुनिया है इस्लाम धर्म मानने वाले उनका सर्वोच्च धार्मिक नेता होता था, खलीफा कहा जाता था. ठीक है, और ये खलीफा जो था ऑटोमन एम्पायर का भी रूलर हो यही होता था. हमने नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा कि किस प्रकार से ग्रीस ने इसी ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में शुरू किया था अपना. पढ़ा ना हमने कि किस प्रकार से इसके अगेंस्ट में शुरू किया था और 1821 में स्ट्रगल शुरू किया था. आपका कल क्वेश्चन भी था रखा थे. आओ सर आओ. ले जा रहे हो क्या? कहाँ से? ये बटन है ना, हाँ, इसको वैसे एक बार क्लिक कर दो.
खांसी से डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ ठीक बात, आदत ही होगी, क्या डर लगना खांसी। तो इसके बाद आपका हम पढ़ेंगे किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा, नेपोलियन वार्स में भी पढ़ा कि ड्यूरिंग वार टाइम्स ऑलमोस्ट प्राइस इंक्रीज अब नॉर्मली हाई। भाई आम अभी ऑलमोस्ट पीस टाइम है, और जैसे ही वार टाइम शुरू होगा तो ऑलमोस्ट सोसाइटी रिस्ट्रक्चर हो जाता है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप एंड ओनली फॉर वार नीड्स प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको तो नहीं रोका जा सकता। वहाँ ड्रेस चाहिए, खाना चाहिए, गोला बारूद जो भी चाहिए सारा वहाँ सप्लाई होगा, तो बैठते रहेंगे आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा इस लेसन में कि आपका किस प्रकार से प्राइसेस और 1918 और 19 एंड 2021 क्रॉस फेल है ना हमारी बुक में, और उस क्रॉस फेल रिजल्ट ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन टू 1.3 मिलियन पीपल पेरिश, और वही ग्रेट डिवाइड इंडियन हिस्ट्री पॉपुलेशन हिस्ट्री में जाना जाता है। हमने पढ़ा ना कि किस प्रकार से, ये आपको ग्राफ बना के दिया था, याद आ रहा होगा। पहली बार हम इतने कम हुए थे, ठीक है, 0.03 के हिसाब से। ठीक है, तो ये ग्रेट डिवाइड है, वो कारण कि इतने सारे लोग मारे गए थे। अरे जनरली अभी आपका पेंडेमिक चल रहा है, हम मरे थे इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब कोई लोकल एरिया कंट्री, वो इंडेमिक हो जाएगा। सुनते हैं जनरली कातिक वाली बीमारी, अभी महामारी दौर में हमने दादाओं से बूढ़े बड़ों से सुना भी कातिक वाली बीमारी में इतने लोग गए थे। वो थी वो बीमारी, एक को जला के आते थे, दूसरा तैयार, गांव के गांव खत्म, जलाने वाले भी नहीं मिलते थे, सड़ जाती थी बॉडियां। भाई पूरा गांव ही खत्म हो गया तो कहाँ उसको कौन वो ठिकाने लगा, इतना बुरा हाल था। ठीक है, और इसके बाद में फोर्स रिक्रूटमेंट। आज से 40 साल पहले भी देयर इज जनरल सेइंग, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निम्न चाकरी। 40 साल पहले नौकरी करना कोई नहीं चाहता था, और आज पहले नौकरी बाद में सारे डैश 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 खालिस्तान भरे जाते हैं। नहीं समझ आया तो मैं क्या करूं, आ गया समझ में? हाँ, तो 40 साल पहले नौकरी करना कोई नहीं चाहता था। घर में जितने भी लोग थे बोले सारा इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है भाई हम ये अपना खा लेंगे गुजारा कर लेंगे, अरे भाई छोरा को नौकरी करने तो भेजेंगे ही नहीं। तो वो फोर्स रिक्रूटमेंट किया, आप मत भेजो, लेके पकड़ के 40 साल वाले भर्ती कर लिए जाते थे, 25 तक वाले भी भागे भागे फिर रहे बेचारे। ठीक है, तो उस कारण से रूरल सोसाइटी में और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स होने लगे, यार ये तो क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। फर्स्ट स्टार्टेड विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे। ये कहां से इसका चालू हो गया? हाँ जी भाई प्रणाम, कहाँ हो? हाँ कहाँ हो? हाँ हाँ अभी कहाँ हो? ठीक है, मिल कहाँ छोड़े थे? है ना, वो एक ज्योग्राफी मैडम पढ़ा रहे थे एक बार, तो बार बार हम कहाँ थे, मतलब मैडम आप क्लास में ही थे, तो हम कहाँ थे? सरेंडर ऑफ टाइटल्स। और एज यू नो दैट रविंद्रनाथ टैगोर रिलिंक्विश्ड हिज नाइटहुड अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड का उपाधि था अंग्रेजों को दिया, बोला तुम संभालिए। जैसे नेशनल में यूरोप वाले में वो ट्री ऑफ जोबेरिकन पढ़ के आए ना, वो एक स्टायर था, बोला लिबर्टी, बोला ले जाओ तुम्हारी लिबर्टी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्रेंच आर्मी किस प्रकार से लोगों को तंग कर रही थी, बोला टेक इट। उसी प्रकार से अपना भी सरेंडर ऑफ टाइटल्स। उसके बाद में किस प्रकार से मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन मींस हेडमास्टर, टीचर, स्टूडेंट, कॉलेज सब रिजाइन करके सब छोड़ के बैठ गए। लेकिन लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो कमिंग अप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस वो स्लो था प्रोसेस। भाई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, ओके, कहाँ जाएं?
इंडियन इंस्टीट्यूशन तो नहीं आ रहे थे। हमारा जो पाठशाला सिस्टम था वो तो ब्रिटिशर्स ने पहले तहस नहस कर दिया था। हम 8th में पढ़ा। इसी बंगाल में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। शांति निकेतन टैगोर जी ने बनाया था, और अभी शांति निकेतन में दुनिया वापिस आ गई। दूर दूर बैठो, खुले में बैठ के पढ़ो। ये तो ठीक है, इतने बड़े बड़े हॉल मिल गए, अदरवाइज तो वहीं कपास वाले खेत में बैठ के पढ़ना पड़ता। सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, तो घूम के जनता वहीं आगे। फिर तो उसके बाद आपने दूसरा जो ब्रिटिश क्लॉथ बाइकआउट किया, हमने पढ़ा कि 107 करोड़ से 52 करोड़ तक ले आए थे। अच्छी बात है। जैसे आज खूब सारा पूरे देश में अगेंस्ट चाइना एक एटमॉस्फेयर है, फिर भी हर घर में घुसा बैठा है ना। आपका बहुत सारे जो फोन है वो लगभग चाइनीज हैं, लगभग हर घर में मिल जाएगा। 1-2 तो पक्का ही है। लाइटिंग में भी देखिए और किसी में देखिए, इनमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट मिलेगा चाइनीज। ठीक है, इतना कुछ करने के बावजूद भी तो वो बाइकआउट किया। और बाइकआउट का इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने रिजल्ट देखा, 107 करोड़ से 52 करोड़ लिकर्स ऑफ पिक्टेड, है ना। ठेके के चारों तरफ लोग खड़े हो गए, है ना। वो एक गाना भी एक पिक्चर का, अंदर से कोई बाहर ना जाने पाए, बाहर से ना कोई अंदर आने पाए। भाई इतना ही सुनाऊंगी, इसके आगे तो फिर ठीक नहीं है। सुना होगा ना, बहुत पुरानी पिक्चर आई थी एक, बॉबी, उसका गाना था। तो पिक्टेड का मतलब था कि जो ठेके थे, ठेके में नया सामान भी नहीं आएगा और वहां से खरीद के कोई नहीं ले जाएगा। लिकर्स ऑफ पिक्टेड का मतलब था जो ठेके थे ना तो दोबारा आएगी और ना उसमें से कोई खरीदने दिया जाएगा। आजकल भी देखिए बहुत से स्कूल कॉलेज रास्ते में हैं जहां पर ये ठेके हैं, लड़कियों ने औरतों ने गांव के वो बंद करवा दिए, क्योंकि स्कूल कैंपस एरिया में तो ठीक ही, वैसे भी ठीक नहीं है। वो बेवड़े पता नहीं क्या क्या है। भगवान माफ करे। अगर आपसे भी कोई मंगवाता भी है बाय चांस और कोई आपको पैसा देता है तेरे पास पैसे? मेरे पास है नहीं तो प्रैक्टिकल कर लेते। कोई देता है भी है तो अपना रख लो, तो लागे ही मत दो कुछ भी, ठीक है ना। स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, टोटली प्रोहिबिटेड है। आपके लिए हाथ भी नहीं लगाना। कारण कि बाय चांस आपके दादाजी हैं या और कोई है, जिस दिन आपका दिल कर गया यार ये दादाजी हुक्का पी रहे, सिगरेट पी रहे, इसमें देखे सही क्या है, और जिस दिन आपने लगा लिया बस एजुकेशन कंप्लीट, उसी दिन हो गया आपका भी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारे काम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपने करवाए। उसके बाद देखेंगे कि कंट्री साइड में भी, ये तो टाउन्स का हमने मोटा मोटा पढ़ा कैसे कैसे ये पार्टिसिपेट किया था। कंट्री साइड में नॉन कॉपरेट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स था, लेकिन कंट्री साइड में जो बाबा रामचंद्र इंडेंचर लेबर थे फिजी में, और फिजी में ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन इंडियंस है। ओशियाना का कंट्री है, शाना का नहीं, ओशियाना, कहीं मेरा गांव ही समझ लो, मेरे गांव नहीं, ओशियाना का। ओशियाना बोले तो हाँ, एनी स्टूडेंट? कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? ऑस्ट्रेलिया। किसने बताया? शाबाश, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो फिजी उसमें है, थोड़ी सी आबादी है बेचारे की, ठीक है, 2.5 लाख के करीब है, आइलैंड कंट्री है। ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन इंडियंस है, क्योंकि यहाँ से इंडियन लेबर वहां ले जाके बसाए थे और वहीं होके रह गए, तो पॉपुलेशन तो वहां भी बढ़ेगा। 10th ज्योग्राफी का पहला लेसन कहता है ना, प्लांट वाइल्ड लाइफ तो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। तो ऑलमोस्ट वहां भी आपका आबादी है। महेंद्र चौधरी एक वहां पीएम बने थे, कई साल 9th में आया था ये, थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा था उन्हीं लेसन में, कल ढूंढ रहे थे सैटनिक वर्सेस को। बाद में कर्नल नेबू कानून को हटा दिया, और फिजी में आज भी कानून है, एक पढ़ा हमारी बुक में है ये कानून के बारे में। 1 फिजियन इक्वल 1.5 इंडियन, 1 फिजियन इक्वल 1.5 इंडियन। मीन्स अगर 30 फिजी वालों ने एक आदमी को वोट दिया और 40 इंडियन ने एक आदमी को वोट दिया, तो कौन जीत गया? 30 वाला जीत गया।
तो आजकल भी जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो हमने पढ़ा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके सामने है, ठीक है। तो वहां से आए थे इंडेंचर लेबर, किसानों को काफी ऑर्गेनाइज किया, साथ में बापू जी नेहरू जी भी काफी, औध यूपी का पुराना नाम अवध, यूपी का पुराना नाम अवध, औध किसान सभा मीन्स वो अवध, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बोलने का फर्क है। अभी वो बोल तो आपको बहुत रिस्पेक्ट से रहा है बेचारा एक आदमी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन के कारण से सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या बोल रहा है आपको, चाय पियो पियो मत पियो, लेकिन वो आसामी उसके मुंह से वर्ड बेचारे क्या निकलता है, चाय पियो पियो मूत पियो। आप बोल अरे 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 क्या बोल रहा है, शर्म कर। फिर बेचारा वही बोलेगा चाय पियो पियो मूत पियो, आपको फिर गुस्सा आएगा, हे भगवान। वो बोल तो उसका रिदम तो ठीक है, बेचारा सही बोल रहा है भाई, पियो पियो मत पियो, लेकिन वो मैं उसके मुंह से मुंह निकलता है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, ठीक है। तो ऐसे अवध किसान सभा, औध किसान सभा, हमने देखा कि किस प्रकार से 300 ब्रांचेस बनाए थे नेहरू जी ने, शौकत अली इन्होंने, आपकी बुक में ही है ये, है ना। एम क्या था कि जब हम एक बड़ा मूवमेंट शुरू करेंगे सारे शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंट्री साइड में जो लोग थे उन्होंने नाई धोबी बंद कर दिया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, जो बड़े जमींदार होते थे वो छोटे किसानों को तंग करते थे, तो अपने भी ऐसी व्यवस्था थी। वो अमरीश पुरी की कोई पुरानी पिक्चर देखी होगी, है ना, कैसे वो काम करवाए जाते हैं, देने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसे जो पीजेंट्स थे उनसे काम करवाना, पैसा नहीं देना, तो वो एक सिस्टम था बेगार। तो वहां पर बेगार प्रथा के अगेंस्ट में इन लोग शुरू हुए, नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए गए। भाई अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन तो ब्रिटिशर्स करना था, लेकिन यहाँ पर नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट जो लैंडलॉर्ड थे, जो ऑपरेसिव सिस्टम था, उसके खिलाफ इन लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद गुडे मिल्स का भी आपके सामने है, अलोरे सीताराम राजू, ठीक है, कि जो फॉरेस्ट एक्ट बनाए थे। अब फॉरेस्ट एक्ट मीनू कब बनाया था फॉरेस्ट एक्ट इंडिया में, लास्ट और कोई 65 1927 बेटा अमेंड किया था, 1927 में विलेज फोर्स तक बनाया था, ठीक है। 1865 वेरी गुड। तो जो फॉरेस्ट एक्ट चले आ रहे, बैठिए शाबाश, जो फॉरेस्ट एक्ट चले था आपने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रोटेक्टेड रिजर्व विलेज फोर्स बना दिए थे। अभी जनरली जो ट्राइबल्स हैं आज भी वही प्रॉब्लम है। देखिए बस्तर रिवोल्ट हमने 9th में पढ़ा 1910, आज 220 है। फॉरेस्ट पीपल मीन ट्राइबल्स का आज भी वही हाल है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जो नक्सलाइट एरिया है, जनरली सुने होंगे नक्सलाइट वर्ड, तो जनरली जो ये एरिया है एक एक दिन में 10-10, 20-20, एक दिन तो 75 सीआरपी पर्सनल्स को मार दिया था। अब आप क्लास में 30 बच्चे बैठे हो, कितना बड़ा हॉल है, बच्चे हो, सिंपल बैग और यूनिफॉर्म, और जो सर्विस पर्सन से देखिए कितना बड़ा इक्विपमेंट भी उनके पास होता है, आर्म्स भी होते हैं, गाड़ियां भी होंगी इधर उधर जाने के लिए, और मार दिए सेकंडों में। वही एरिया है जहां हम पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों ने रिएक्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स इनसे जबरदस्ती काम करवाते थे, रोड मेकिंग का, दूसरे काम, बोला भाई ना। और बस्तर रिवोल्ट में भी हमने देखा था कि जो उन्होंने रिवोल्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने जितना रिजर्व करना था उतना रिजर्व नहीं किया था। बस्तर रिवोल्ट वाले लेसन में भी हम पढ़ के आए, सपोज कि जितना रिजर्व उन्होंने बनाना उतना नहीं करने दिया था। तो फॉरेस्ट एक्ट में और भी हमने पढ़ा पास्टलिस्ट वाले लेसन में, भेड़ बकरी चराने बोला टैक्स दो। जनरली देखिए आज भी जो ये पास्टलिस्ट हैं, घूमने देखो ना कितना गाय भैंस बकरी लेके आते रहते बेचारे। उस जमाने में तो मतलब ही नहीं था एक दो इधर से उधर जाना, पास था, टाइम लिख दिया जाता, अभी फॉरेस्ट में इतने टाइम के लिए जा रहे हो। दूसरे ज्यादा देर रखना है तो ब्राइब, वो सब चलता था।
हाँ जी सर, ना तो कोई कुछ नहीं लेना, वो पुराना था अपने पास, नया फिर भेजा, कुछ नहीं लेना, क्लास में ही हाँ अपने पढ़ा लेना। ठीक, थैंक यू सर। पूनिया सर थे मैथ वाले, बोले लेना है मंगना, कोई ना लेना। ठीक है, तो समझ में आ गई भाई यहाँ तक कहानी। तो ये जो इतना घटनाक्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के भी बहुत सारे डेट्स बहुत ज्यादा है इस लेसन में, तो अकॉर्डिंगली देखना सारा। ठीक है, कि मार्च में क्या, अप्रैल में क्या। अभी इन बिटवीन देखो, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है उससे पहले 10 अप्रैल को अमृतसर में एक और फायरिंग है। 10 अप्रैल को अमृतसर में एक और फायरिंग है। 13 अप्रैल वाला जो इनफेमस इंसिडेंट था वो अलग है। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वो हैं। तो इस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फाइनली विद द इंसिडेंट ऑफ छोरी छोरा, अरे चोरी चोरा बोल लो चाहे छोरी छोरा बोल लो, चोरी चोरा। ठीक है। फैब अंश फिर रिएक्ट कर गया, अंश सर डिस्कनेक्ट हो हाँ गया। बिल्कुल, वो फास्ट फोर्स के जैसे रिएक्ट करता है, हवा में आते ही रिएक्शन शुरू हो जाता है ना। फास्ट फोर्स है ना, एयर में आते ही रिएक्ट हो जाता है। ओपन फास्ट फोर्स है मेरे ख्याल से। सोडियम तो हम सारे खाते हैं बेवकूफ, अरे नमक तो सारे खाते हैं, वो सोडियम ही है। सर वो NaCl होता है। कोई बात नहीं, वो NaCl है तो उसमें थोड़ा सोडियम तो है थोड़ा बहुत। हाँ चलो शाबाश, चलो। वो इंसिडेंट Feb 22 का है, Feb 22 का है। ठीक है, Feb डेट कौन सा, 22 Feb। ठीक है, और चोरी चोरा भी आपका मैप में भी पूछा जा सकता है। ये ईस्टर्न यूपी गोरखपुर में, जहां से योगी रिप्रेजेंट करते हैं उस एरिया से। ठीक है, और चंपारण भी उसी लाइन में है, वो बिहार में है, ये यूपी में है। ठीक है, इसके बाद आपका बापूजी को तो भाई बिल्कुल ही टोटली पीसफुल, हिंसा तो किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। फिर हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसमें आएगा आपका स्लोगन डू और डाई। फिर बोलेंगे सर बापू ने ये क्यों कहा डू और डाई। उस डू और डाई का मतलब था करो या मर जाओ, उनको मत मारो। डाई का मतलब उनको नहीं मारना था, आप खुद मर जाओ। हाँ, कहीं सोचोगे अंग्रेजों को मार दो ना। बापूजी तो उनके बड़े चाहने वाले थे, नहीं उनको तंग नहीं करना। उनको जब लगे कि हम गलत कर रहे हैं, वो उनका हमारी बुक में पैराग्राफ दिखा रखा है कि भले ही वो कितना ही आपके ऊपर ऑपरेशन अत्याचार कर, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं करना है, पैसिव रेजिडेंस है। ये मतलब ये जो लोग कहते थे भाई सत्याग्रह पैसिव है, एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि तो और भी ज्यादा पावरफुल आदमी के बस में, और फैक्ट भी है। सत्य आग्रह करना हर आदमी के बस में नहीं है। आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको कुछ बोलते ही फट से रिएक्ट कर जाते हो, एक दूसरे को बोलते भी नहीं हो 2, 4, 5, 10 दिन, और कई तो ऐसे होते हैं मेरे ख्याल से पूरा सेशन ही निकल जाता है। अपनी क्लास में तो नहीं है ना ऐसा कोई? हाँ शाबाश, शेक हैंड होना चाहिए, लेकिन शेक हैंड से भी अपने आप को बचा के रखो। यहां तक ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद में इसमें भी और भी कहानियां रहेगी। कैसे, जैसे आपका ये शुरू होता है तो जो अमृतसर में जो 10 अप्रैल वाला इंसिडेंट बताया, उसमें एक और कहानी है। लोकल लीडर अरेस्टेड, उन लोकल लीडर्स में थे सतपाल डांग और सैफुद्दीन किचलू। उस लोकल लीडर्स में थे सतपाल डांग और सैफुद्दीन किचलू। कभी अमृतसर जाओ तो देखना किचलू चौराहा आज भी है। ठीक है, उनको अरेस्ट किया। उसके बाद 1 मंथ लेटर गांधी जी हिमसेल्फ बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। गांधी जी को बोला ना भाई आप भी दिल्ली में मत घुसो। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेट मूवमेंट में भी हमने पढ़ा, जो गुजरावाला में एयर बम्बिंग किया था, वियतनाम वाला लेसन हट गया। उसमें और भी, उसमें तो अमेरिका ने इतनी जगह बमबारी किया है भगवान। सपोज जैसे ये रास्ता जा रहा है आपका महेंद्रगढ़ सतनाली, तो इस रास्ते से आर्मी भी जा रही है, उनका सप्लाई भी जा रहा है, राशन भी जाएगा, बीमार है वो भी आएंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी आ रही है जा रही है। तो धीरे धीरे इस रास्ते को तोड़ देते थे अमेरिका वाले। तो वियतनामीज क्या करते थे, सराउंडिंग एरिया यहाँ जो काम करे खेतों में, छोड़ देना वो काम, वहां चले जाना अपने आप
रेता उठा के गड्ढे बनाए थे उसमें मतलब रास्ता चालू। और ऑलमोस्ट जो होचिमिन ट्रेल था हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, NH7, कितना डिस्टेंस है, NH 44। 269, उससे ज्यादा लंबा वो रास्ता था। और उस रास्ते को मेंटेन बाय गर्ल्स वीमेन, ऑलमोस्ट 80% वीमेन मिलेशिया थे वियतनाम में उस जमाने में, क्योंकि मैन तो फाइनली फ्रंट पे थे, पीछे काम सारा लड़कियों ने औरतों ने। रास्ता चालू करना है। दे बिल्ड 7 एयर स्ट्रिप्स, 7 हवाई अड्डे बना दिए थे लड़ाई के दौरान में। हमारा पीस टाइम है ये खातोद, क्या नाम है ये, बाछोद में है ना एयर स्ट्रिप, देखते कब चालू होता है नहीं होता है। हाँ, तो उन लड़कियों ने उतना ज्यादा, और आखिर में मेरे को हाथ जोड़ के भाई मेरे को बख्शो, जा तो फिर 74 में पीस एग्रीमेंट करके चला जाता है। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लगभग समझ में आ गया। और कोई क्वेरी आ रही हो तो बोलिए, इसके बीच में कोई क्वेरी आ रही हो तो शाबाश बोलिए, स्वागत है। बोर्ड में और एनटीएससी में दोनों में, एनटीएससी में भी 2 क्वेश्चन तो लगभग पुट हो ही जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका वो 1920 वाला सेशन की बात है, सितंबर 20 कोलकाता, और वहां पर कन्विंस किया था। देखो कै वो सी से शुरू है तो वहां कन्विंस, सितंबर 20 वाले में कन्विंस किया था। और जो नागपुर में कौन सा होता है, दिसंबर 20, उसमें अडॉप्ट, तो क्वेश्चन आ जाए अडॉप्ट कब किया तो वो वहां पर, कन्विंस कब किया तो सी के साथ सी। मतलब कोई तरीका बनाओ अपना, ये भाई कैसे, जनरली ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। और वो सितंबर 20 वाला पहुंच गया नागपुर, हो गया बंटाधार, है ना, तो इसलिए ठीक है। 5 फेब को हुआ था ना, वो 5 फेब को, 5 फेब लिख लो काट के, अगर 22 लिखा भी है तो, है ना। डेमोक्रेसी में पढ़ना ना हमने कि भाई करेक्ट ऑन मिस्टेक्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में था ना ये पॉइंट। हाँ, ये नकली ढको बेटा। हाँ, मुश्किल तो बेचारी यहाँ खड़े उनको है, आवाज इसमें से बाहर नहीं निकलती, बोला बोलना इतना जोर से कि लास्ट तक भी आवाज है। बेटा आवाज आ रही है? चलो फिर तो आ रही है। अरे आप तक तो आएगी आएगी, आप तो यही हो। अरे आपके अलावा और भी कोई है क्या यहाँ? नो सर। नहीं, शाबाश। कुछ बैटरी पहले ये क्लास में आ जाए, 2 दिन तो दिखाई दिया था। पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, क्या दिक्कत है, आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल साइंस में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। वैसे बोला बी पॉजिटिव, लेकिन अभी पॉजिटिव होते तो ऐसे देखेंगे, अरे भगवान ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, है ना। कल भी बुआना गांव से बैठा को, बुआना से, बवाना ये है ना इधर सेलंग से पहले बवाना आता है, वहाँ एक लेडी पॉजिटिव मिली है, परसों टेस्ट कराया था। अगर कोई आप में से परसों किसी ने हॉस्पिटल में टेस्ट कराया तो भाई उसको बोला तू भी अलग हो जा। यीशु ने करवाया था। चलो, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और कैप्चर कीजिए। इन लाइंस को, इन बिटवीन लाइंस भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन बिटवीन लाइंस भी, जैसे वो कल था वो मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है, तो इस प्रकार से इन बिटवीन लाइंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इनको कैरी ऑन। और इफ देयर इज एनी डाउट, है ना, वो एक पिक्चर आई थी मैं हूं ना, बोले सर आप सारी पिक्चर देखते हो क्या? कहाँ कहाँ टाइम लगता है पिक्चर देखने का। कल तो इतने मैसेज शाम को, सर यूटी कैंसिल नहीं, इसलिए हे भगवान पागल, पहले ही सिर दर्द था, बस बुरा हाल कर दिया। चलो, कितने बजे बेल होगी आपकी? सर कल यूटी होगा? नहीं, कोई यूटी नहीं बेटा, नेक्स्ट मंडे को फिर आपका टेस्ट है, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ, कोई यूटी नहीं है, नेक्स्ट मंडे को टेस्ट है। ऑलमोस्ट कोशिश करो ऑफलाइन आने की।
ठीक है। हाँ। एक मिनट बेटा, काम बताए गए थे इस वाले पे ना,